आज हम शुरू करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। इसमें जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली एसएससी के रिगार्डिंग ही पढ़ना है। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन एंड सॉइल प्रॉपर्टीज़। आज हम बेसिकली सिर्फ ओरिजिन तक पढ़ेंगे कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन में जाने से पहले हम सॉइल की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना चाहेंगे कि सॉइल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉइल जो है वो हर साइंटिफिक फील्ड में जो फील्ड्स एक्चुअली उनमें सॉइल की डेफिनेशन अलग है। इससे मेरा मतलब है कि एक एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं कि सॉइल क्या है तो वो अलग है। मतलब एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए सॉइल का मतलब है एक लूज मटेरियल जो अवेलेबल है सरफेस ऑफ अर्थ पर, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं, बट इट इज़ सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर की जो डायरेक्शंस है और जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें प्लांट ग्रोथ की टर्म्स में हम सॉइल को डिफाइन करते हैं। ठीक है। उसी तरह एक जियोलॉजिस्ट की अगर हम नज़र में देखें तो एक जियोलॉजिस्ट के लिए ये एक मटेरियल है, लूज मटेरियल है, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो अलग चीज़ है, बट इट इज़ अ लूज मटेरियल जो अवेलेबल है सरफेस ऑफ अर्थ पे, जो रॉक से बना है। अब रॉक से बना है बाय डिसइंटीग्रेशन और बाय एनी अदर फैक्टर, वो दैट इज़ डिफरेंट, बट उसके लिए ये प्लांट ग्रोथ इज़ नॉट कंसर्न विद जियोलॉजी। उसी तरह एक अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, स्पेसिफिकली अगर मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूँ तो एक सिविल इंजीनियर्स के लिए सॉइल क्या चीज़ है। सिविल इंजीनियर के लिए सॉइल जो है वो एक लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो कैसे बना है, विच इज़ फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। अब वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बना है, वो कैसे डिसइंटीग्रेशन हुए वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट इट इज़ ए लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल विच इज़ फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक एंड अवेलेबल ऑन द अर्थ क्रस्ट। किसके ऊपर? अर्थ क्रस्ट के ऊपर अवेलेबल है, विच इज़ ए हार्ड स्ट्रेटा। ठीक है। सो दैट इज़ दी सॉइल। और एक जो इसमें पॉइंट्स हैं, मेनली हम पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कार्ल वन तरजागी, जो कार्ल वन तरजागी है, उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूँगा तो ट्राई करना कि आप इसको समझ जाएं कि कार्ल वन तरजागी को हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट है वो है ओरिजिन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। इसको हम कह सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं, सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है। तो या हम सॉइल फॉर्मेशन कह सकते हैं या फिर ओरिजिन ऑफ सॉइल हम कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम सॉइल फॉर्मेशन और ओरिजिन की बात करें तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सॉइल जो है, जैसे मैंने बोला, एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स से बनता है। इसका मतलब पहले रॉक्स बनी होंगी, और रॉक्स भी जो है वो बाय सीरीज ऑफ इवेंट से बनती है। ऐसा नहीं है कि रॉक एकदम बन गई, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट जो अकर होते हैं, उसके बाद ही जो है हमारी वो रॉक्स बनती है। उन रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन के बाद आपकी सॉइल बनती है। तो पहले जो है वो रॉक्स बनती है। तो रॉक्स कैसे बनती है? रॉक जो है बनती है विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। तो मतलब ये है कि जब रॉक्स बनेगी विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल, उसके बाद आपकी सॉइल बनेगी। तो मतलब जियोलॉजिकल साइकिल से आपकी जो है वो सॉइल बन रही है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है। सो देयर इज ए जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल से जो है वो आपकी सॉइल बनती है। अब मुझे जो है मेन कंसर्न है कि जियोलॉजिकल साइकिल से अगर आपकी सॉइल बन रही है तो जियोलॉजिकल साइकिल जो इसके जो फेजेस होते हैं, सबसे पहला फेज होता है इरोजन फेज। अब हम ये पढ़ेंगे कि जियोलॉजिकल साइकिल से जो है वो आपकी सॉइल कैसे बन रही है। इसमें सबसे पहला फेज़ होगा इरोजन फेज़, और उसके बाद होगा आपका दूसरा जो फेज़ है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये जो है फेजेस आते हैं जियोलॉजिकल साइकिल में। उसके बाद अर्थ ऑफ हील आता है, हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दो मेन फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के। तो सबसे पहला है आपका इरोजन फेज़, और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन फेज़। तो सबसे पहले अगर मैं इरोजन फेज़ की बात करूँ, इरोजन फेज़, सो मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि इरोजन का मतलब क्या है। इरोजन का मतलब है जो रॉक्स है आपकी वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। ठीक है।
तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरोजन? द मीनिंग ऑफ इरोजन फेज इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। मतलब रॉक्स आपकी डिसइंटीग्रेट हो रही है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे साइज़ में आपकी जो रॉक है डिसइंटीग्रेट हो रही है। अब वो डिसइंटीग्रेट किसकी वजह से हो रही है? विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा इरोजन क्या होता है। जो आपकी रॉक्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इज नोन एज इरोजन। और वो इरोजन जो हो रहा है, जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है, वो वेदरिंग की वजह से हो रही है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें सबसे पहले ये देखना कि वेदरिंग क्या होती है। अब वेदरिंग क्या है, मैं यहाँ से लिखूंगा इसको। वेदरिंग क्या होती है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ rocks into smaller pieces by physical और या एंड भी लिख सकते हैं केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपकी जो वेदरिंग हुई, वेदरिंग क्या है? आपकी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। एक प्रोसेस है जिससे आपकी जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सॉइल ऑफ द रॉक्स बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। कि जो आपकी रॉक है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट रही है बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि जो वेदरिंग में है, जो दो प्रोसेसेस है वेदरिंग की, एक है फिजिकल प्रोसेस और एक है केमिकल प्रोसेस, या इसको हम फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग भी बोल सकते हैं। बट लेट अस सी फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। अब हम सबसे पहले फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रोसेस को हम सबसे पहली बात मैकेनिकल प्रोसेस और मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? कि कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। मैकेनिकल मीन्स बाय सम फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस जनरेट हो रही है, इन फोर्सेस को आपकी जो रॉक है वो वेयर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इसकी ये टूट रही है फर्दर। तो इसके केसेस हो सकते हैं जैसे कि जो आपकी रॉक्स है उसमें हीट का गेन और लॉस हो रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो हीट गेन हुई, टेम्परेचर घट रहा है तो हीट लूज़ हुई। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हीट जब गेन और लूज़ हो रही है उसकी वजह से जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सॉइल आपके रॉक में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होती है, देयर इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक। तो हीट से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जब ये चीज़ें होंगी, जब फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें होती रहेंगी, रिपीटेडली ये चीज़ें होती जाएंगी, तो उसकी वजह से जो है आपकी रॉक इसको बियर नहीं कर पाएगी और वो अल्टीमेटली टूट जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि हीट की वजह से मान लो एक्सपेंशन होगी तो उसकी वजह से क्रैक जनरेट होगा। जब बारिश होगी तो रेन वाटर उसमें सीप करेगा। एक चीज़, जैसे ही उसमें रेन वाटर सीप करेगा तो जब टेम्परेचर कम होगा, जब सर्दी होगी और टेम्परेचर बिलो ज़ीरो चला जाएगा, तो जो वो वाटर है अवेलेबल उन क्रैक के अंदर वो आइस में चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब वाटर आइस में चेंज होता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो रॉक का जो क्रैक है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिससे आप जो क्रैक है रॉक का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा उसके बाद वो आइस चेंज हो जाएगी फिर वाटर में, और फिर उस क्रैक के अंदर और अंदर चली जाएगी। फिर सर्दी आएगी, फिर टेम्परेचर कम होगा, उसकी वजह से फिर से वो क्रैक बढ़ेगा क्योंकि आइस बन रही है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं फ्रीजिंग एंड थाविंग। तो फ्रीजिंग एंड थाविंग भी जो है उसकी वजह से जो है वो आपकी रॉक जो है वो टूट जाती है, क्योंकि क्रैक बढ़ेगा तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब वाटर जो है वो रेन से भी हो सकता है, आइस मेल्ट हो रही है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर विंड भी जो है वो इरोड करती है हमारी रॉक को। ठीक है, तो ये हुए हमारे मैकेनिकल वेदरिंग। इसमें एक चीज़ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैकेनिकल वेदरिंग में सिर्फ फोर्सेज की वजह से रॉक टूट रही, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। इसका मतलब जो भी सॉइल जनरेट होगी, जो भी सॉइल जो है वो जो फॉर्म हो रही है इस एक्शन से, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल कंपोजिशन मैं कहूँगा, जो केमिकल कंपोजिशन है इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ दी
पेरेंट रॉक। जिस रॉक से वो मिली है हमें उसके जैसी ही इसका केमिकल कंपोजिशन होगा, मतलब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी क्योंकि कोई भी केमिकल चेंज आया ही नहीं। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी होगी सॉइल की वो सेम होगी जैसी पेरेंट रॉक की है। तो इसके एग्जांपल है जैसे आपके सैंड बनती है, ग्रेवल बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है जिस रॉक से ये बने हैं। तो सैंड ग्रेवल जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। अब दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग। अगर मैं केमिकल वेदरिंग की बात करता हूँ तो जब मैं केमिकल वेदरिंग की बात करता हूँ, नाम से ही जो है हमें पता चल रहा है केमिकल वेदरिंग मतलब द रॉक दैट इज फॉर्म्ड बाय दी और दैट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? जो आपकी रॉक होती है, जैसा हम जानते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं जिसको हम रॉक मिनरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है और वाटर भी होता है और CO2 भी होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये जो है वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ये कार्बोनिक एसिड रॉक मिनरल के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। रॉक मिनरल के साथ रिएक्ट करके ये नया मिनरल्स बनाते हैं, न्यू मिनरल्स में जो है वो फॉर्म कर देती है, नए मिनरल्स बनेंगे जिनका साइज नॉर्मली लेस देन 2 माइक्रोन होता है। जो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज लेस देन 2 माइक्रोन होता है। लेस देन 2 माइक्रोन साइज को हम बोलते हैं क्ले मिनरल्स। तो अल्टीमेटली व्हाट आई मीन इज केमिकल रिएक्शन से जो आपके क्ले मिनरल्स बनते हैं। और क्ले मिनरल्स जो है हमारे पास 3 होते हैं नॉर्मली। एक होता है क्योलनाइट, स्पेलिंग प्लीज़ चेक कर लेना, क्योलनाइट होगा, एक इलाइट होता है और एक मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है। मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल में भी होता है, बाकी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम इसके ऊपर आएंगे। तो अभी के लिए जैसे मैंने बताया केमिकल वेदरिंग का मतलब है द सॉइल विच इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है कि रॉक में जो है हमारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रॉक मिनरल्स भी कहते हैं, और ये मिनरल जो है वो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब ये कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अब कार्बोनिक एसिड बनता कैसे है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी उतना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, उतनी ज़्यादा जो है वो रॉक मिनरल के साथ रिएक्शन होगी और हमारी जो है क्ले मिनरल बनेगी। तो मतलब मेन हमारा कंपोनेंट क्या होना चाहिए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है जो केमिकल वेदरिंग से जो रॉक बनती है वो ह्यूमिड टेम्परेचर में बनेगा। वेट जब टेम्परेचर होगा, जहाँ ह्यूमिड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे केमिकल वेदरिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। उससे हमारे जो मिनरल्स बनते हैं जिनके पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 2 माइक्रोन होते हैं और उसको हम क्ले मिनरल्स भी बोलते हैं। मतलब क्ले मिनरल्स जो है आपके वो केमिकल वेदरिंग से बनते हैं। ये जो है हमारा अभी तक का जो वेदरिंग का पढ़ा कि इरोजन में जो वेदरिंग हो रही है, इरोजन आपकी वेदरिंग की वजह से हो रही है। वेदरिंग हमारी 2 टाइप से होती है, जो है आपकी फिजिकल और केमिकल। तो अब ये देखिए कि केमिकल चेंजेस जब आ रहे हैं, नया मिनरल जब बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो मतलब जो सॉइल बनती है वो केमिकल वेदरिंग्स की वजह से जो बनती है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट रॉक। ठीक है, तो ये जो है अब जैसे ये कार्बनिक एसिड रिएक्ट करेगा तो न्यू मिनरल्स और कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स भी बनाता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स जो बनाता है। और जब सॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं तो जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये लीच आउट हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग क्या होती है एक्चुअली में? लीचिंग क्या होती है कि जब जो सॉल्युबल सॉल्ट्स बने होते हैं रॉक में और सॉइल में, वो जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें वो लीच आउट हो जाते हैं उस रॉक से। उस तरह की जो रॉक बनती है वो पोरस होती है, और एक एग्जांपल है ऐसी रॉक का, दैट इज़ लेटराइट रॉक। तो जो लेटराइट रॉक है वो केमिकल वेदरिंग से बनती है। ये पोरस होती है बहुत रॉक, इट इज़ ए पोरस रॉक, क्योंकि जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें लीच आउट हो जाते हैं। और जो हमारे पास रॉक बनती है वो या सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये तो हो गया इरोजन फेज। दूसरा जो फेज है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ा था
कि सॉयल जो है वो डिसइंटीग्रेट से बनती है। अब डिसइंटीग्रेट हो गई रॉक, तो डिसइंटीग्रेट के बाद दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो जो पार्टिकल्स बने डिसइंटीग्रेशन के बाद, या तो वहीं रह रहे हो जहाँ पे वो ब्रेक हुई है रॉक, या फिर वो उसके साथ जो है वो कोई एजेंसी है हमारे पास, जैसे एजेंसीज लाइक वाटर है, ठीक है, या विंड है, आइस और ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं। तो ये जो एजेंसीज है, या ऐसा भी हो सकता है ये अपने साथ जो है उस डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल को ले जाएं, उस तरह से जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो सॉइल वहीं रह रही है, जो इन एजेंसी के द्वारा नहीं ले जाई गई कहीं, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। तो अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें सॉइल की, तो दो टाइप की सॉइल होती हैं। एक होती है रेजिडुअल सॉइल, जो जहाँ रॉक ब्रेक हुई वहीं पे रह गई है और वहीं पे वो सॉइल बन रही है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। लेकिन अगर कोई जैसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज है, जैसे वाटर है, विंड है, आइस है, वो सॉइल को अपने साथ ले जा रही है डाउन दी प्लेन्स और डाउन दी हिल, जहाँ भी वो ले जा रही है, उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी डिफरेंट है। जैसे रिवर बहुत कॉमन सा है, जैसे पहाड़ डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो अगर रिवर वहाँ से निकल रही है तो वो उन पार्टिकल को अपने साथ ले जाएगी। तो अगर आपकी ट्रांसपोर्टेड एजेंसी जो है वो रिवर है, तो उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कौन सी सॉइल को हम क्या बोलते हैं। अगर वो रिवर है तो उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टिल लेक है, लेक में अगर सॉइल डिपॉजिट हो रही है, उसको हम लेकोस्ट्राइन लेक बोलते हैं, लेकोस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। अगर कोई सॉइल सी के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हो रही है तो उसको हम जो है वो मरीन सॉइल बोलते हैं, मराइन सॉइल, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। अगर विंड एजेंसी है सॉइल को ले जाने की, तो इसको हम एओलिन सॉइल बोलते हैं, एओलिन सॉइल, जिसका साइज़ 20 माइक्रोन से लेके 50 माइक्रोन तक होता है, उसको हम एओलिन सॉइल कहते हैं। और अगर आइस से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि ये जो है हमारे पास अलग अलग टाइप की जो है सॉइल एजेंसीज के बेस पे हैं। ओके, तो अब हम जैसे बात कर रहे थे कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेड, अगर वाटर जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम एक्ट कर रहा है, तो उस टाइप की सॉइल को, जैसे मैंने पहले बताया, वो एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल की जो नॉर्मली है वो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया मैक्सिमम, क्योंकि हमारी रिवर जो है वो नॉर्थ इंडिया में होती है, तो नॉर्थ इंडिया में जो है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और इस सॉइल भी जो अल्टरनेटिंग लेयर्स होती है, सबसे ऊपर सैंड होगी, उसके नीचे आपकी सिल्ट होती है, और उससे सबसे नीचे जो है आपकी वो क्ले होगी। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो ये अल्टरनेट लेयर्स होती हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले की, ऐसी लेयर्स इसकी होती है। जो ये सॉइल होती है इसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है, लो डेंसिटी होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विफिकेशन होती है, लिक्विफेक्शन हम इसको कहते हैं। अब बात आती है लिक्विफेक्शन क्या होती है। लिक्विफेक्शन एक बेसिकली एक फेनोमेना है, और लिक्विफेक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इट इज़ दी रिडक्शन इन दी स्ट्रेंथ। लिक्विफेक्शन क्या होता है? रिडक्शन इन दी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, कि सॉइल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है जब भी हम सॉइल को वाइब्रेशन देते हैं। मान लो अर्थक्वेक से हो गया या किसी और रीजन से, अगर हम स्ट्रेस भी चेंज कर रहे हैं तो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं लिक्विफेक्शन। तो एलुवियल सॉइल में जो है वो लिक्विफेक्शन होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। लिक्विफेक्शन क्या होती है? रिडक्शन इन दी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, रिडक्शन इन दी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल ड्यू टू वाइब्रेशंस कॉज्ड। जैसे अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि जो इस तरह की सॉइल होती है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। उस टाइप की सॉइल को उस प्रोसेस को हम कहते हैं